नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के साथ युद्ध महीनों नहीं हफ्तों तक चलेगा। अमेरिका। ईरानी हमलों में कुवैत हवाई अड्डे के रडार सिस्टम को काफी नुकसान। ईरान के राष्ट्रपति का खाड़ी देशों को संदेश। मिडिल ईस्ट के 3 देशों के विदेश मंत्री जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से हुई बात। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से की बात। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ उसके सैन्य अभियान कुछ हफ्तों में समाप्त हो जाएंगे, महीनों में नहीं। उनके मुताबिक वाशिंगटन जमीनी सैनिकों का इस्तेमाल किए बिना अपने सभी उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। फ्रांस में G7 के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के बाद रूबियो ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाशिंगटन उस अभियान में निर्धारित समय पर या उससे आगे चल रहा है। उम्मीद है कि इसे उचित समय पर समाप्त कर दिया जाएगा, कुछ हफ्तों में, महीनों में नहीं। कुवैत में समाचार एजेंसी कूना ने शनिवार को देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के हवाले से बताया कि कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कई ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया है, जिससे उसके रडार सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बाद में कहा कि ये हमले ईरान, उसके प्रॉक्सी और उसके द्वारा समर्थित सशस्त्र गुटों द्वारा किए गए थे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हमला पहला नहीं है। बुधवार को भी एयरपोर्ट के फ्यूल डिपो को एक ईरानी ड्रोन से निशाना बनाया गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के पड़ोसी देशों को एक संदेश दिया है। उन्होंने उनसे कहा है कि अगर वे विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो वे अमेरिका और इसराइल को अपनी जमीन से चल रहे युद्ध को चलाने ना दें। पेजेश्कियान ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैंने कई बार कहा है कि ईरान पहले से हमले नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया तो हम कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने पड़ोसी देशों से आगे कहा कि अगर आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध ना चलाने दें। गौरतलब है कि अमेरिका खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर ईरान पर हमले कर रहा है, इसलिए तेहरान भी जवाबी कार्रवाई में इन देशों पर हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच क्षेत्र के 3 प्रमुख देश सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों का यह दौरा इसहाक डार के बुलावे पर हो रहा है। यह दौरा 29 और 30 मार्च को होगा, जिसमें ये तीनों नेता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। सभी देशों के विदेश मंत्री विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे, जिनमें क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। उन्होंने कहा कि विस्तार से हुई यह बातचीत 1 घंटे से ज्यादा चली। उन्होंने पाकिस्तान की जारी कूटनीतिक कोशिशों की जानकारी दी, जिसमें अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ संवाद और तनाव कम करने के लिए संपर्क शामिल है। शरीफ ने इसराइल के ईरान पर हमलों की निंदा भी की और ईरान के बहादुर लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। बता दें कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। पीएम मोदी ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम HRH प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की भारत की निंदा को दोहराया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत में एलोन मस्क भी शामिल थे। इस रिपोर्ट पर सफाई देते हुए विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, हमने यह खबर देखी है। 24 मार्च को हुई टेलीफोन बातचीत सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई थी। ANI की रिपोर्ट में प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि जैसा कि पहले भी कहा गया है कि इस बातचीत से पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार को पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। DMK तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की लिस्ट में स्टालिन ने अपने अधिकतर मंत्रियों, विधायकों और सीनियर नेताओं को बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री स्टालिन को उनकी कोलाथुर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि उनके बेटे और डेप्यूटी CM उदयनिधि चेप्पॉक ट्रिप्लिकेन से चुनाव लड़ेंगे। AIADMK से निकाले गए नेता
ओ पन्नीर सेल्वम, जो हाल ही में टीएमके में शामिल हुए हैं, को बोदीनायक कन्नूर से मैदान में उतारा गया है। पन्नीर सेल्वम के दो साथी पॉल मनोज पांडियन और आर वैथिलिंगम, जो टीएमके में उनके साथ ही शामिल हुए थे, उन्हें भी टिकट दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ा सियासी तनाव। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर आमने सामने हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इस वीडियो में कुछ लोग धार्मिक नारे लगाते हुए तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि यह वही परिवर्तन है जिसे बीजेपी बंगाल की धरती पर थोपना चाहती है। चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने व्यापक प्रशासनिक बदलाव शुरू किए। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएम, कोलकाता पुलिस आयुक्त और यहां तक कि केएमसी आयुक्त तक को बदल दिया गया। ऐसे अभूतपूर्व हस्तक्षेप उनके इरादे और समय को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालविया ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा था। अमित मालविया ने कहा कि रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर की सड़कों पर निकाले गए जुलूसों के दौरान व्यापक हिंसा भड़क उठी। इस जिले में 70% से अधिक मुस्लिम आबादी है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कई सीमावर्ती जिलों को ऐसे इलाकों में बदल दिया है जहां हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। पेंटागन को टॉमहॉक मिसाइलों की कमी की चिंता। युद्ध की आड़ में ग्रेटर इसराइल का विस्तार कर रहे नेतन्याहू, मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर। आईआरजीसी का अमेरिकी सेना के 6 टैक्टिकल जहाजों को निशाना बनाने का दावा। यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर हमला करने की पुष्टि की। रूस 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर लगाएगा प्रतिबंध। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान मिसाइलों के तेजी से घटते जखीरे की चिंता सताने लगी है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना अब तक 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दाग चुकी है। अनुमान है कि युद्ध की शुरुआत में करीब 4000 से 4500 मिसाइलें थी, जो अब घटकर लगभग 3000 रह गई हैं। टॉमहॉक मिसाइलें लंबी दूरी की अहम हथियार प्रणाली हैं। इनका हर साल सीमित संख्या में ही उत्पादन होता है। एक मिसाइल की कीमत करीब $3.6 मिलियन तक हो सकती है और इसे बनाने में 2 साल लगते हैं। पेंटागन अब भविष्य के बड़े संघर्ष, खासकर चीन और ताइवान को लेकर संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस का दावा है कि सेना के पास अभी पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल वाला बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने i24 न्यूज के एक इंटरव्यू में इस विचार का समर्थन किया था। इस पर अरब देशों ने कड़ी निंदा की थी। अब इसराइल पर आरोप है कि वह युद्ध के बीच इस योजना को आगे बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि वह वेस्ट बैंक, गजा और लेबनान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और पश्चिमी एशिया का नक्शा बदलने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा ईरान युद्ध में इसराइल लेबनान में ईरान से ज्यादा हमले कर रहा है। वो लेबनान के एक हिस्से में कब्जा करने जा रहा है। वो हिस्सा इसी ग्रेटर इसराइल का कथित हिस्सा है। लेबनान दुनिया से इसकी गुहार लगा रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम देश चुप हैं। ईरान से बड़ी लड़ाई लेबनान में चल रही है और इस्राएली सेना लातीनी नदी के किनारे तक पहुंची हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है। कांग्रेस ने वेस्ट बैंक में इसराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज न उठाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की। जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हवाई बमबारी और ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हुए 28 दिन हो चुके हैं। पिछले 4 हफ्तों में जब दुनिया की निगाहें होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी देशों के हमलों पर टिकी थी, तब इसराइल ने गजा के लोगों पर अपना अत्याचार जारी रखा। दक्षिणी लेबनान में अपने लिए एक बड़ा बफर जोन बनाने की मुहिम शुरू की और वेस्ट बैंक पर अपने कब्जे को स्थायी अधिकार में बदलने के लिए निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा मौजूदा युद्ध इसराइल को ग्रेटर इसराइल के अपने सपने को आगे बढ़ाने का मौका दे रहा है और साथ ही फिलिस्तीनी राज्य की किसी भी उम्मीद को खत्म कर रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी के इसराइल से रवाना होने के ठीक 2 दिन बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी, लेकिन लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके इसराइल पहुंचने से कुछ ही दिन पहले इस्राएली कैबिनेट ने 1967 के बाद पहली बार कब्जे वाले वेस्ट बैंक के लगभग आधे हिस्से में भूमि पंजीकरण को मंजूरी दी थी। इससे लाखों फिलिस्तीनियों को बेदखल होना पड़ेगा, लेकिन मोदी में अपने अच्छे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के सामने आवाज उठाने और सच बोलने का साहस नहीं है।
अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। सीबीएस न्यूज ने यह जानकारी दी। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर 80 से ज्यादा विमान ले जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर यूएसएस डोनाल्ड कुक और यूएसएस मेसन भी इस हफ्ते अमेरिकी तट से रवाना हुए हैं ताकि ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा बन सकें। अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस को बताया कि यह विशाल जहाज और उसका टास्क फोर्स तैनाती से पहले ही ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। अब ईरान में अमेरिकी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक और जहाज यूएसएस रॉस भी इस हफ्ते अमेरिका से रवाना किया गया, लेकिन इसकी डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी नहीं दी गई। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने शनिवार को पुष्टि की कि उन्होंने ईरान के खिलाफ मौजूदा इसराइल अमेरिका युद्ध के दौरान पहली बार इसराइल पर हमला किया है। इसके साथ ही वे इस संघर्ष में शामिल हो गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में एक बड़े टकराव की आशंका बढ़ गई है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि मिसाइलों की बौछार के साथ किया गया यह हमला ईरान, लेबनान, इराक और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बनाए जाने के बाद किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अभियान तब तक जारी रहेंगे जब तक सभी मोर्चों पर आक्रामकता खत्म नहीं हो जाती। प्रेस टीवी द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहया सरी के हवाले से कहा गया कि हम पुष्टि करते हैं कि सीधे सैन्य दखल के लिए हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। रूस ने गैसोलीन के निर्यात पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात पर प्रतिबंध का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने इससे पहले बताया था कि यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। इसका मकसद देश के अंदर ईंधन की आपूर्ति को पहले रखना और कीमतों को स्थिर रखना है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है। उप प्रधानमंत्री नोवाक की अध्यक्षता में हुई बैठक में घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति की समीक्षा की गई। नोवाक ने कहा कि विदेशी मार्केट में मांग तो मजबूत है, लेकिन घरेलू कीमतें बढ़ने नहीं दी जाएंगी। बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस लक्ष्य पर भी जोर दिया गया कि देश के अंदर ईंधन की कीमतें अनुमानित स्तर से ऊपर ना जाएं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।